एक अजीब सी चीज के बारे में सोचिए। अगर आज किसी प्राचीन मिस्र के पिरामिड की खुदाई हो रही हो और किसी मम्मी के ताबूत के अंदर से मतलब अचानक से एक आईफोन निकल आए। अरे ये तो बिल्कुल। अजीब लगेगा ना। मतलब विज्ञान और इतिहास की हमारी जो भी समझ है वो पूरी तरह पलट जाएगी। हम यही सोचेंगे कि भाई पुराने जमाने के लोग आखिर थे कौन। सही कहा। और कुछ ऐसा ही झटका, यानी बिल्कुल ऐसा ही आधुनिक विज्ञान को 1901 में लगा था। 1901 में ऐसा क्या मिल गया था? हाँ, भूमध्य सागर में ग्रीस के पास एक बहुत ही छोटा और पथरीला द्वीप है, एंटीकेथेरा। तो वहां कुछ गोताखोर समंदर की गहराई से समुद्री स्पंज निकालने का काम करते थे। अच्छा, स्पंज गोताखोर। बिल्कुल। तो एक दिन भयानक तूफान आया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस द्वीप के पास अपनी नाव रोकनी पड़ी। जब तूफान शांत हुआ और वो वहां पानी में उतरे तो 150 फीट नीचे उन्हें स्पंज नहीं मिला। तो वहां क्या था? वहां 2000 साल पुराना एक डूबा हुआ रोमन जहाज था। क्या बात कर रहे हैं? 2000 साल पुराना? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। ये करीब 70 से 60 ईसा पूर्व का मलबा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बेहद रईस इंसान का खजाना ले जा रहा हो। गोताखोरों ने समुद्र की तलहटी से संगमरमर और कांसे की आदमकद मूर्तियां, सोने के आभूषण और रंग बिरंगे कांच के बर्तन निकाले। अरे वाह, मतलब पूरा का पूरा खजाना मिल गया उन्हें। हाँ, लेकिन उन बेशकीमती मूर्तियों और खजाने के बीच कांसे का एक छोटा सा हरे रंग का जंग लगा हुआ टुकड़ा भी था। वो समुद्र के खारे पानी में इतने साल रहने की वजह से ना एकदम किसी सड़े हुए पत्थर जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं दिया। गोताखोरों को लगा कि ये जहाज का कोई मामूली सा हिस्सा या कचरा है, तो उन्होंने उसे बाकी सामान के साथ बस ऐसे ही रख दिया। काफी समय तक तो किसी ने उस पत्थर पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि असली खजाना तो वही पत्थर था, क्योंकि करीब 1 साल बाद 1902 में जब एक ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट उस कचरे जैसे टुकड़े को साफ कर रहे थे तो वो टुकड़ा बीच से टूट गया। हाँ, और उसके अंदर जो दिखा उसने इतिहास की किताबों को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। उस पत्थर के अंदर गियर थे, दांत वाले पीतल के पहिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सही बात है। वो कोई आम कलाकृति या मूर्ति नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से एक मशीन का हिस्सा था। एक ऐसी मशीन जो 2000 साल पुरानी थी। पर वेट, जब हम प्राचीन ग्रीस या रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जूलियस सीजर, तलवारें, रथ या बड़े बड़े मंदिर आते हैं। हम गियर या मशीन के बारे में तो कभी नहीं सोचते। यही तो सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि हमें लगता है कि मशीन या कंप्यूटर तो आधुनिक युग की देन है। एक मिनट रुकिए, ये बात सच में दिमाग को उलझा देती है। हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंसान ने पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर पहिया बना, फिर हजारों साल बाद भाप का इंजन आया और फिर जाकर कहीं कंप्यूटर बना। हाँ, मतलब हम मान लेते हैं कि तरक्की हमेशा एक सीधी रेखा में हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये गियर वाली मशीन इस पूरी कहानी को तोड़ देती है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का आखिर मकसद क्या है? देखिए, इस गहराई से विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक पुराने गैजेट के पुर्जे खोलना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, उसे कैसे सहेजता है, और सबसे खौफनाक बात, खौफनाक बात? हाँ, कि कैसे दुनिया का सबसे उन्नत ज्ञान अचानक से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये मशीन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मानव प्रगति हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो जब आप 2000 साल पुरानी मशीन या कंप्यूटर कहते हैं तो दिमाग में तुरंत लोहे की किसी बड़ी सी फैक्ट्री वाली मशीन की तस्वीर बनती है, या आखिर दिखती कैसी थी? इसका आकार ही लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है। ये किसी बड़ी फैक्ट्री की मशीन नहीं थी। ये बस एक जूते के डिब्बे के आकार का लकड़ी का बक्सा था। सिर्फ जूते के डिब्बे जितना? हाँ, और उस छोटे से बक्से के अंदर कांसे के 30 से लेकर 37 गियर एक दूसरे में बहुत ही बारीकी से उलझे हुए और फिट किए गए थे। जूते के डिब्बे में 30 से ज्यादा गियर। आज के समय में बिना मैग्नीफाइंग ग्लास और लेजर कटिंग मशीन के इतने छोटे और सटीक गियर बनाना मुश्किल है। उन्होंने इसे हाथ से कैसे तराशा होगा? यही तो इसकी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस बक्से के आगे और पीछे डायल लगे हुए थे, जैसे हमारी घड़ियों में होते हैं, और इसकी सतह पर हजारों छोटे छोटे अक्षर उकेरे गए थे। और इसे चलाते कैसे थे? तब तो बिजली नहीं थी। इसे चलाने के लिए कोई बिजली या बैटरी नहीं थी। किनारे पर एक क्रैंक यानी एक हैंडल लगा था। जब उस हैंडल को हाथ से घुमाया जाता था तो अंदर के सारे गियर एक साथ घूमने लगते थे। अच्छा,
पर इसका काम क्या था? इसका मुख्य काम खगोलीय स्थितियों यानी आसमान में तारों और ग्रहों की स्थिति की सटीक गणना करना था। मतलब ये प्राचीन दुनिया की कोई मैकेनिकल स्मार्ट वॉच थी? आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन आज के कंप्यूटर और स्मार्ट वॉच तो 0 और 1 की डिजिटल कोड पर काम करते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर होता है। इस लकड़ी के बक्से ने बिना कोड के कैलकुलेशन कैसे की? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसने गणित को एक भौतिक आकार दे दिया था। गियर के दांतों का इस्तेमाल डिजिटल कोड के बजाय मैथमेटिकल रेशियोज की तरह किया गया था। रेशियो की तरह? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए एक गियर में 50 दांत हैं और वो एक 25 दांत वाले गियर को घुमा रहा है, तो वो 2:1 का रेशियो बना रहा है। ये फिजिकल मैथमेटिक्स था। अच्छा, तो नंबर्स की जगह उन्होंने दांत गिनकर मैथ सेट कर दी। सही पकड़ा। इसके सामने वाला डायर आसमान का एक नक्शा था जो राशि चक्र, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और चंद्र के चरणों यानी लूनार फेजेस को दर्शाता था। रुकिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सूरज और चांद की चाल को गियर के दांतों में फिक्स कर दिया था? हाँ बिल्कुल। लेकिन 2000 साल पहले तो लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज उसके चक्कर लगाता है। फिर उनकी कैलकुलेशन सही कैसे हो सकती हैं? अरे, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। भले ही उनका मॉडल जियोसेंट्रिक था, यानी वे पृथ्वी को केंद्र में मानते थे, लेकिन उनके पास सदियों के ऑब्जर्वेशन का डेटा था। मतलब उन्हें पता था कि आसमान में चीजें कब और कहाँ दिखेंगी, भले ही उनकी थ्योरी गलत हो। हाँ, वे जानते थे कि ग्रह आसमान में पृथ्वी से देखने पर कैसे और कब नजर आते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इस मशीन ने सिर्फ डेटा नहीं दिखाया। तो और क्या किया? इसने एक भौतिक मशीन के रूप में ब्रह्मांड का मॉडल तैयार करके भविष्य के डेटा की गणना की। मतलब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी। तो अगर मैं उस हैंडल को घुमाऊं तो मैं देख सकती थी कि आज से 5 महीने बाद आसमान में चांद कैसा दिखेगा। एकदम सही। और पीछे के डाल तो इससे भी ज्यादा जटिल थे। वो लंबे समय के खगोलीय चक्रों को ट्रैक करते थे, जैसे मेटोनिक साइकिल। ये मेटोनिक साइकिल क्या होता है? ये 19 साल का एक लंबा चक्र होता है। इसका काम चंद्र और सौर कैलेंडर को एक साथ मिलाना था। कैलेंडर मिलाने की क्या जरूरत थी? मतलब दोनों तो अलग ही चलते हैं ना? असल में एक सौर वर्ष और 12 चंद्र महीनों का समय आपस में पूरी तरह मेल नहीं खाता। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ सालों में मौसम और महीने आगे पीछे हो जाएंगे। ओ, यानी सर्दियां गर्मी के महीनों में आने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन प्राचीन खगोलविदों ने देखा कि 19 सौर वर्षों में ठीक 235 चंद्र महीने होते हैं। 19 साल बाद सूरज और चांद वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, तो मशीन में इसका क्या काम? इस मशीन में एक खास गियर था जिसमें ठीक 235 दांत थे। बाप रे! मतलब उन्होंने 235 दांतों वाला एक गियर इसीलिए बनाया ताकि वो इस 19 साल के चक्र को लॉक कर सकें। हाँ, और इसके नीचे एक और डायल था जो सैरो साइकिल को ट्रैक करता था। ये 223 चंद्र महीनों का चक्र है जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की जाती थी। तो ये छोटा सा डिब्बा मुझे ये बता सकता था कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा। ना सिर्फ कब होगा, बल्कि दिन के किस समय होगा, कितने घंटों का होगा और ग्रहण की दिशा क्या होगी। ये तो सच में किसी जादू जैसा लगता है। और तो और इसमें एक छोटा सा डायल भी था जो हर 4 साल में होने वाले प्राचीन ओलंपिक खेलों का समय बताता था। ये सारी बातें सुनकर एक सवाल जरूर उठता है। इतिहास में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई एक महान इंसान एक दिन अपनी लैब में बैठा, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने एक बड़ा आविष्कार कर दिया। एक अकेले जीनियस की कहानी। हाँ, तो क्या इस एंटिkythera मैकेनिज्म को भी किसी एक अकेले जीनियस ने बनाया होगा? ऐसा सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। इतनी जटिल मशीन किसी एक इंसान के दिमाग की उपज हो ही नहीं सकती। जब हम इसके गियर और गणित को डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई अलग-अलग सभ्यताओं के ज्ञान का फ्यूजन है। अलग-अलग सभ्यताओं का? 2000 साल पहले तब तो इंटरनेट भी नहीं था कि कोई अपना डेटा दूसरे देश के वैज्ञानिक को ईमेल कर दे। फिर ये ज्ञान एक जगह कैसे आया? यही तो प्राचीन नेटवर्क की असली ताकत थी। इस मशीन में जो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और खगोलीय गति का सिद्धांत है वो ग्रीक लोगों से आया था। ठीक है, ग्रीक साइंस समझ आती है, और बाकी? लेकिन वो जिन लंबे चक्रों की गणना कर रही है, जैसे ग्रहण बताने वाला सारोस चक्र, वो बेबीलोनियन लोगों ने खोजा था। अच्छा, बेबीलोन से भी डेटा आया था? हाँ, बेबीलोन के पुजारियों ने सैकड़ों सालों तक हर रात आसमान को देखा
और मिट्टी की पट्टियों पर उस ऑब्जर्वेशन डेटा को रिकॉर्ड किया। और इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर मिस्र यानी इजिप्ट के लोगों का था। लेकिन ये तीनों तो अलग-अलग जगह हैं। इनका ज्ञान एक साथ एक मशीन में कैसे पहुंचा? ये सब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की विजय और उसके बाद स्थापित हुए व्यापारिक रास्तों के कारण संभव हुआ। उस समय अलेक्जेंड्रिया जैसे शहर ज्ञान के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। वहां दुनिया भर के विद्वान आते थे। ये तो आज के ग्लोबल सप्लाई चेन जैसा हो गया। जैसे आज स्मार्टफोन बनता है तो उसकी स्क्रीन कोरिया में बनती है, माइक्रोचिप ताइवान से आती है और सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया में लिखा जाता है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया। उस जमाने में भी बैबिलन का डेटा, ग्रीस का मैथ और मिस्र का कैलेंडर मिलकर एक नॉलेज सप्लाई चेन बना रहे थे। सबूत इशारा करते हैं कि इसे रोड्स या अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था। किसी खास वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है इससे? कुछ लोग इसे हिपार्चिस से जोड़ते हैं, लेकिन इसे जिसने भी बनाया उसके पीछे खगोलविदों, गणितज्ञों और कांसे का काम करने वाले कुशल कारीगरों की एक पूरी फौज थी। यहाँ आकर ना मेरा दिमाग सच में चकरा जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर उनके पास इतनी एडवांस्ड नॉलेज थी, इतने बेहतरीन गियर बनाने वाले लोग थे, तो उन्होंने आगे क्या किया? वही तो उन्होंने भाप का इंजन क्यों नहीं बना लिया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं आई? जब हम इस मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो ये सीधे 14वीं सदी की यूरोपियन खगोलीय घड़ियों जैसी लगती है। हाँ, उन घड़ियों और इस मशीन के बीच में करीब 1000 साल से ज्यादा का अंतर है। वही तो मैं सोच रही थी, बीच के 1000 साल कहाँ गायब हो गए? ये टेक्नोलॉजी अचानक से लुप्त क्यों हो गई? अरे हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो पता चलता है कि सभ्यताएं केवल नए आविष्कारों से नहीं, बल्कि उन्हें सहेज कर रखने की क्षमता से परिभाषित होती हैं। मतलब ज्ञान बचा नहीं पाए वो लोग? नहीं, इस टेक्निक के गायब होने के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था ज्ञान प्रणालियों की नाजुकता। आज की तरह तब ज्ञान का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता था। हाँ, तब इंटरनेट या क्लाउड स्टोरेज तो था नहीं। सिर्फ वही नहीं, किताबें भी बहुत कम थी। ज्ञान बस अलेक्जेंड्रिया जैसी एक दो बड़ी लाइब्रेरी या कुछ कारखानों में बंद था। और उस समय तो पॉलिटिकल अस्थिरता यानी हलचल भी बहुत थी। रोम के लोग हर तरफ हमले कर रहे थे, भूमध्य सागर में युद्ध चल रहे थे। बिल्कुल, हेलेनिस्टिक राज्यों का पतन हो रहा था और रोमन साम्राज्य का उदय। जब युद्ध होते हैं और शहर जलते हैं तो सदियों का ज्ञान एक झटके में राख हो जाता है। रोम को बड़े पुल और हथियार बनाने में दिलचस्पी थी, इस जटिल साइंस में नहीं। और शायद इसलिए क्योंकि इन मशीन्स को थोक में बनाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं था, ये हाथ से बनती थी। सही बात है। जब वो खास कारीगर मरे होंगे तो उनका हुनर भी उनके साथ चला गया। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये एक बेहद नाजुक धागा है जो कभी भी कट सकता है। और इसी धागे के कटने का नतीजा था कि इस मशीन को दोबारा समझने में हमें एक और मिलेनियम यानी 1000 साल से ज्यादा का समय लग गया। और साथ ही आधुनिक चिकित्सा तकनीक की भी जरूरत पड़ी। हाँ, क्योंकि जब ये मशीन समंदर से निकाली गई थी तो ये 82 टुकड़ों में टूट चुकी थी। 82 टुकड़े? फिर तो ये एकदम पजल जैसा बन गया होगा। बिल्कुल। दशकों तक ये बस एक रहस्य बनी रही। वैज्ञानिक बस इसके बाहर से गियर गिनते रह गए। पर फिर 2005 के बाद एक्सरे इमेजिंग और सीटी स्कैनिंग जैसी तकनीकों ने गेम बदल दिया। वेट, अस्पताल वाला सीटी स्कैन? उस पत्थर को स्कैन किया उन्होंने? अस्पताल वाली मशीन इसके लिए काफी नहीं थी। उन्हें इसके लिए ब्लेड रनर नाम का एक खास 8 टन भारी माइक्रो फोकस एक्सरे स्कैनर बनाना पड़ा। 8 टन का स्कैनर? अरे वाह! हाँ, और जब उन्होंने इसके जरिए अंदर देखा तो इसके छुपे हुए गियर सिस्टम दुनिया के सामने आए। उस स्कैन में और क्या-क्या मिला? 2016 तक उन अंदर के हजारों छुपे हुए अक्षरों को पढ़ा गया। पता चला कि वो अक्षर एक तरह का यूजर मैनुअल थे। मशीन का यूजर मैनुअल जैसे आजकल गैजेट्स के साथ आता है? बिल्कुल वैसा ही। ये एक साइंटिफिक गाइड थी। इस रिसर्च में यह भी साफ हुआ कि उन्होंने जटिल गियर रेशियो बनाने के लिए अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल किया था। प्राइम फैक्टर्स? उनका गियर में क्या काम? देखिए, प्राइम नंबर्स को और तोड़ा नहीं जा सकता। इनका इस्तेमाल करके उन्होंने ये पक्का किया कि मशीन सालों साल बिना किसी एरर के सटीक टाइम बताए। ये सच में कमाल की मैथमेटिक्स है। लेकिन मुझे एक बात अभी भी खटक रही है। कैसी बात? अगर ये लोग साइंस में इतने आगे थे तो क्या ये मशीन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विज्ञान थी? क्योंकि प्राचीन दुनिया में तो लोग अपशगुनों और देवताओं के क्रोध में बहुत मानते थे। आपने बहुत ही गहरा पॉइंट उठाया है। इस मैनुअल में सिर्फ ग्रहण का समय नहीं लिखा है,
उसमें ग्रहण के रंगों को रिकॉर्ड करने वाले शिलालेख भी हैं। रंग मतलब ग्रहण लाल होगा या काला, इसका क्या असर पड़ता है? प्राचीन काल में माना जाता था कि ग्रहण के रंग अपशकुनों यानी ओमन्स का संकेत देते हैं। अच्छा। उनके लिए खगोल विज्ञान और इन घटनाओं का अर्थ दोनों आपस में जुड़े हुए थे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं था, बल्कि राज्य के भविष्य को पढ़ने का एक जरिया भी था। बिल्कुल, देवताओं की आवाज समझने का एक माध्यम। शायद इसलिए ये इतनी रहस्यमयी लगती है। अभी हाल ही में इंडियाना जोन्स की एक नई फिल्म आई थी, द डायल ऑफ डेस्टिनी। हाँ, उसमें भी इसी एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को दिखाया गया है। उसमें इसे टाइम ट्रैवल जैसी किसी जादुई मशीन के रूप में दिखाया गया। पॉप कल्चर में ये खोए हुए ज्ञान और प्राचीन बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक बन चुकी है। फिल्मों में जादू दिखाते हैं, पर इसकी असली कहानी किसी भी जादू से ज्यादा हैरान करने वाली है। तो इस सब का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? मेरा मतलब, इस प्राचीन सभ्यता की कहानी सिर्फ इतिहास का पन्ना तो नहीं है, ये आज हमारे लिए एक चेतावनी भी तो हो सकती है। चेतावनी कैसी? जैसे आज हम बड़े खुश होते हैं कि हमारा सारा डेटा क्लाउड में सुरक्षित है, हमारी तकनीकी प्रगति कभी रुकेगी नहीं। लेकिन क्या हम सच में प्राचीन ग्रीस वालों से अलग हैं? ये सवाल थोड़ा डरावना है, पर बिल्कुल सही है। अगर आज हमारा पावर ग्रिड फेल हो जाए या इंटरनेट तबाह हो जाए, तो क्या हम उन चीजों को जीरो से वापस बना पाएंगे जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं? सच कहूं तो एंटिकिथेरा मैकेनिज्म हमें सिखाता है कि सबसे उन्नत ज्ञान भी बेहद नाजुक होता है। उसे बचाने के लिए मजबूत प्रणालियों की जरूरत होती है। जैसे शिक्षा प्रणाली या आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। बिल्कुल, एक कुशल श्रम नेटवर्क के बिना ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज भी हमारी दुनिया में डेटा लॉस, तकनीक पर हद से ज्यादा निर्भरता और संस्थागत पतन यानी इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का खतरा बराबर बना हुआ है। मतलब हमने अपना सारा ज्ञान हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स में बंद कर दिया है। एक बड़ा झटका और सब कुछ खत्म हो सकता है। इस सफर का मूल निष्कर्ष यही है कि सभ्यता सिर्फ नई चीजों को खोजने के बारे में नहीं है, ये पुरानी यादों और ज्ञान को सहेज कर रखने यानी अपनी मेमोरी को जिंदा रखने के बारे में है। सही बात है। अगर हम पिछला ज्ञान खो देंगे तो हमें हर बार पहिए का आविष्कार नए सिरे से करना पड़ेगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसी बात ध्यान में आती है जो शायद बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, आज हम जिस सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से हजारों साल बाद भविष्य की पीढ़ियां उसे मिट्टी से खोदकर निकाले? और उसे देखकर सोचें कि ये अद्भुत मशीन किसने बनाई होगी और उन्होंने इसे खोया कैसे? बिल्कुल वही। क्या हम सच में उस ज्ञान को सहेजने का सिस्टम बना रहे हैं, या हम भी उसी भूलने के चक्र का एक हिस्सा हैं? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। सच में ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये GSM डिकोड्स है, जहां हम सुर्खियों के पीछे की असली कहानियां सामने लाते हैं। अगर आपको हमारी दुनिया को आकार देने वाले सिस्टम्स और इतिहास के छिपे हुए पैटर्न्स को समझना है, तो GSM डिकोड्स के साथ अपना सफर जारी रखें।